विनोद बाबूजी अपने बेटे और बहू के रोज रोज के झगड़ों से परेशान होकर अपने कमरे में जाकर अपना बैग निकालने लगे। उसमें अपने कुछ जोड़ी कपड़े रखे और उदास मन से अपनी पत्नी की तस्वीर को उठाया और बोले, कितने नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था हमने अपने इकलौते लाडले बेटे मोहित को। कहते ही वो रो पड़े, परंतु फिर सोचने लगे कि नहीं, ये कमज़ोर पड़ने का वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए अपनी पत्नी की तस्वीर को अपने बैग में रखा और अपने दोस्त राम किशोर को फ़ोन किया, जो वृद्धा आश्रम में रहते थे। भरे गले से उन्हें बताया कि अब वो भी वृद्धा आश्रम में ही रहना चाहते हैं। इतनी बात सुनते ही उनका दोस्त राम किशोर स्तब्ध रह गया। उसके पास कुछ पूछने के लिए कोई शब्द नहीं बचे। विनोद बाबू ने केवल इतना ही कहा, मैं रोज़ रोज़ के कलह से परेशान हो गया और 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। जिस समय विनोद बाबू अपना सामान लेकर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा और बहू अपने कमरे में बैठकर चाय नाश्ते का आनंद ले रहे थे, परंतु दोनों में से किसी ने नहीं पूछा कि आप ये सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश की। विनोद बाबू अपना घर छोड़कर अपना बैग लेकर बाहर निकलने लगे। रोज़ रोज़ के अपमान और जिल्लत की ज़िंदगी से परेशान विनोद बाबू वृद्धा आश्रम पहुंच गए। थोड़े ही समय में उनके वृद्धा आश्रम में बहुत से मित्र बन गए। वो सबके साथ हाल चाल बांटते, बातें करते, रोज़ सुबह सैर और योगा भी करते। धीरे धीरे विनोद बाबू को आश्रम में ही अच्छा महसूस होने लगा। घर की अपेक्षा उन्हें वृद्धा आश्रम ज़्यादा सुकून दे रहा था। यहाँ कोई अपमानित तो नहीं करता था। सभी लोग एक साथ खाना खाया करते थे, जबकि घर में रोज़ के क्लेश से विनोद बाबू का हृदय छलनी हो गया था। वो हमेशा अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते हुए कहते थे, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चली गई, परंतु उस बेटे ने भी मेरा साथ नहीं दिया, जिसके लिए मैंने कभी अपना पसीना पानी की तरह बहाया था। एक दिन विनोद बाबू वृद्धाश्रम के लॉन में टहल रहे थे, तभी वृद्धा आश्रम के बाहर एक कार आकर रुकी। वृद्धा आश्रम के सभी लोग उस कार की ओर देखने लगे और सोचने लगे कि आज फिर कोई अभागा बुजुर्ग इस वृद्धा आश्रम में आया है, जिसने न जाने कितने जतन से अपने बच्चों को पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर बड़ा किया होगा। आज फिर ऐसा कोई आंखों में आंसू लिए इस आश्रम में प्रवेश करेगा। कार से एक नौजवान लड़का उतरा और उसके बाद एक औरत, जो शायद उसकी माँ थी, वो उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालने लगा। उस औरत की उम्र लगभग 60 वर्ष के करीब रही होगी। सर पर पल्लू होने के कारण उसका चेहरा सही ढंग से नजर नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में कार से करीब 30-35 वर्ष की एक अन्य महिला उतरी, जिसके हाथ में एक बैग था। उस महिला ने वो बैग उस बुजुर्ग महिला के हाथ में थमाया और उसके बाद उनसे कुछ बात कहने लगी। वो बुजुर्ग औरत चुपचाप उस महिला की बात सुन रही थी। फिर वापस वो दोनों कार में बैठकर चले गए और बुजुर्ग महिला वृद्धा आश्रम के बाहर कुछ देर तक वैसे ही खड़ी रही और फिर भारी मन से अपने आंसू पोंछते हुए वृद्धा आश्रम में दाखिल हुई। विनोद बाबू की ओर देखते ही वो अपने सिर के पल्लू से अपने चेहरे को छुपाने लगी और फिर बिना कुछ कहे महिला विभाग की तरफ चली गई। तभी विनोद बाबू के साथ खड़े एक बुजुर्ग ने कहा, आज फिर से एक माँ की ममता तार तार हो गई। फिर से एक माँ के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया। विनोद बाबू बराबर उस महिला के चेहरे की ओर देखते जा रहे थे। उन्हें लगा कि जैसे वो उस महिला को जानते हैं, लेकिन वो पूरी तरह नहीं समझ पाए कि वो महिला कौन है। अक्सर विनोद बाबू देखते कि वो महिला अपने पल्लू से अपना आधे से ज़्यादा चेहरा छुपा कर रखती थी, लेकिन एक दिन जब वो महिला लॉन में उदास बैठी हुई थी कि तभी तेज़ हवा का एक झोंका आया, जिससे उस महिला के सिर से पल्लू उतर गया। विनोद बाबू उसी समय टहलने के लिए निकले थे कि उनकी नज़र अचानक उस महिला पर पड़ी। महिला का चेहरा देखते ही विनोद बाबू के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। न जाने कितने सवालों ने उनके दिमाग को घेर लिया। उसी समय उनका एक मित्र भी उनके पास आया और उनको बोला, खाना खाने का समय हो गया, तुम कहाँ घूम रहे हो और इतने गुमसुम क्यों हो? सभी लोग नाश्ते की मेज़ पर मौजूद थे, लेकिन तुम नहीं थे, इसलिए मैं तुम्हें बुलाने आ गया। क्या बात है, कोई परेशानी है? अरे नहीं, कुछ भी तो नहीं, थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल आया, बस मैं आ ही रहा था। खाने के कमरे में बैठने के बाद विनोद बाबूजी की नज़रें बार बार शकुंतला जी को ही ढूंढ रही थीं। वो उनसे पूछना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यहाँ आने की नौबत आ गई।
उनका तो भरा पूरा परिवार था और हमेशा कहती थी कि वो अपने बेटे बहू के साथ बहुत खुश हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया? विनोद बाबू उधर किसी व्यक्ति से पूछते हैं, 2 दिन पहले जो महिला वृद्धा आश्रम में आई थी वो आज खाना खाने नहीं आई हैं। उन्होंने बताया कि वो माताजी आज बहुत दुखी हैं, इसलिए उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया है। परेशान भी क्यों ना हो, आखिर जो उनके बेटे बहू ने उनके साथ किया है ऐसा तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। बार बार अपने घर को याद कर रही हैं। सुबह से अपने कमरे में बैठे रोई जा रही थी। ये सब सुनकर विनोद बाबू का मन परेशान हो गया। वे जानना चाहते थे कि आखिर शकुंतला जी के साथ हुआ क्या है। इसलिए थोड़ी देर बाद वो महिला विभाग में शकुंतला जी के पास गए। विनोद बाबू को अपने सामने खड़ा देखकर शकुंतला जी थोड़ा परेशान हो गईं। तभी विनोद बाबू ने कहा, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे पहचान लिया है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आप इस हालत में कैसे पहुंची? शकुंतला जी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। ये देखकर विनोद बाबू और भी अधिक परेशान हो गए। उनका दिल किया कि जोर जोर से चिल्लाकर इस दुनिया से पूछे कि क्यों बुढ़ापे में बूढ़े माँ बाप को पुराने सामान की तरह निकालकर बाहर फेंक दिया जाता है। क्या बूढ़ों का कोई आत्मसम्मान नहीं? अपने विचारों में मगन विनोद बाबू वृद्धा आश्रम के प्रांगण में टहल रहे थे। अचानक उनका पैर क्यारी के किनारे से टकराया और वो गिरते गिरते एक पेड़ को पकड़कर संभल गए। तभी पास से गुजर रहा वृद्धा आश्रम का कर्मचारी कहता है, अंकल जी आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं लगी? विनोद बाबू कहने लगे, अरे नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं है। इतना कहते हुए विनोद बाबू प्रांगण में रखे बेंच पर जाकर बैठ गए। कहीं चोट तो नहीं लगी? अपना पैर दिखाइए। अगर और कुछ महीने पहले घटी एक घटना को विनोद बाबू याद करने लगे, जब वो बाथरूम में फिसलकर गिर गए थे और उनके पैर में ज़्यादा चोट लग गई थी। उनकी बहू उस चोट को देखकर भी अनदेखा करके अपने काम में लगी रही और उनका बेटा मोहित चिल्लाकर बोला, क्या आप संभल कर काम नहीं कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आता कि आप इतनी हड़बड़ी में क्यों रहते हो। कोई काम ठीक से करना नहीं आता, जब देखो चोट लगा कर बैठ जाते हो और हमारा काम ही बढ़ाते रहते हो। अगर कोई काम नहीं होता तो मत किया करो, आराम से अपने कमरे में क्यों नहीं बैठते? पूरा दिन इधर उधर घूमते रहते हो। उससे इतना भी न बन पाया कि अपने पिता का हाल चाल पूछे या चोट पर मरहम पट्टी करे। एक दिन जब विनोद बाबू का चश्मा टूट गया तो अपने बेटे से कहने लगे, बेटा मेरा चश्मा ठीक करा देना, टूट गया है, ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी बात सुनते ही बहू बीच में जोर से चिल्ला पड़ी कि बस चारपाई पर बैठे बैठे खर्च बढ़ाते रहते हैं और कोई काम धंधा तो करते नहीं। बच्चों की तरह हरकतें हो गई हैं आपकी। न जाने ऐसा कितनी बार हुआ जब विनोद बाबू अपने बेटे बहू से अपमानित हो चुके थे। अपने अतीत में झांकते विनोद बाबू अभी अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी सामने से उनके बुजुर्ग मित्र राम किशोर जी आते हुए दिखाई दिए। राम किशोर जी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्हें देखकर विनोद बाबू बोले, क्या बात है राम किशोर, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। तभी राम किशोर जी ने कहा, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उसका फ़ोन आया था कि आज वो मुझे मिलने आने वाला है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत दिनों बाद आज उसका चेहरा देखने को मिलेगा। राम किशोर जी की बात सुनकर विनोद बाबू कुछ परेशान से हो गए और अपने मित्र से बोले कि जिस बेटे ने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़कर चला गया, साल में केवल कुछ देर के लिए तुमसे मिलने के लिए आएगा, तुम उस बेटे के लिए खुश हो रहे हो? तभी राम किशोर जी बोले, मैं तो इसी से खुश हूँ कि कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आ रहा है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन विनोद जी उनसे नाराज़ होकर उनकी बात को बिना सुने अपने कमरे में जाकर बैठ गए। सोचने लगे कि ये किस्सा केवल मेरे साथ या शकुंतला जी के साथ ही नहीं है। वृद्धा आश्रम में रहने वाले हर एक बुजुर्ग की कोई ना कोई कहानी है। सभी की ज़िंदगी में वृद्धा आश्रम में रहने के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर है। बिना किसी वजह के अपनी मर्जी से कोई वृद्धा आश्रम में नहीं आता। सभी बूढ़े लोग अपनी उन कड़वी यादों को भूलकर अपनी ज़िंदगी को यहाँ बिताने के लिए मजबूर हैं। कुछ लोग समय के हिसाब से स्वयं को बदल लेते हैं और खुश रहने की कोशिश करते हैं, जबकि कुछ लोग मेरे जैसे हैं जो हमेशा ही अपने बच्चों को याद करके आंखों से आंसू बहाते रहते हैं। बार बार अपने घर परिवार को याद करते हैं। मन में अपने घर के लिए लगाव भी है, लेकिन उस घर में रहने वाले बेटे बहू के दिए हुए घाव भी हैं। विनोद जी को कविता लिखने का बहुत शौक था।
इसलिए दिल बहलाने के लिए कभी कभी कुछ देर के लिए कविता लिखने बैठ जाते थे। एक दिन जब वे कागज़ पर अपने विचारों को कविता के रूप दे रहे थे तो उस पर अपने हालात बयान करते करते उनकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई। उसी समय वृद्धा आश्रम का संचालक उनके पास आया और उन्हें आवाज़ लगाई। विनोद बाबू उस समय ठिठक कर बैठ गए और कागज़ को मोड़कर अपनी जेब में रख लिया और अपने आंसू छिपाते हुए बोले, जी बोलिए विनोद जी, आपका बेटा और बहू आपसे मिलने आए हैं, साथ में आपका पोता भी है। ये बात सुनकर विनोद जी हैरान हो गए, साथ ही उनके चेहरे पर नफरत के भाव भी आ गए। सोचने लगे कि आज मेरे बेटे को मेरी याद कैसे आ गई। जब ऑफिस में गए तो उस समय उनका पोता रमन उन्हें देखते ही दादू दादू बोलते हुए उनकी ओर दौड़ा और उनकी टांगों से चिपक गया। विनोद बाबू की आंखों से आंसू छलक पड़े। अब तक वो मन मारकर वृद्धा आश्रम में जैसे तैसे जी रहे थे, लेकिन अपने पोते को देखते ही उनका दिल कमज़ोर पड़ने लगा। परंतु फिर अचानक दिमाग में विचार आया कि ये वक्त मजबूती से अपने निर्णय पर टिके रहने का है। ऐसा सोचते हुए गुस्से से अपने बेटे को देखते हुए बोले, तुम यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और अपनी ज़िंदगी बड़े आराम से काट रहा हूँ। कम से कम यहाँ मेरे साथ कोई हंसने बोलने वाला तो है। वो पिताजी, दरअसल बात यह है कि आज रमन का जन्मदिन है और हमने घर पर पार्टी रखी है। रमन की इच्छा है कि आप उसके जन्मदिन पर उपस्थित रहें। यदि आप आएंगे तो आपके पोते को भी अच्छा लगेगा। तभी विनोद बाबू बोले, देखो मैं वो घर छोड़ चुका हूँ और अब मैं वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहता। उस समय उनका बेटा बोला, पिताजी आप घर चलिए, वहाँ आपके मित्र भी पार्टी पर आ रहे हैं, मैंने उन्हें भी बुलाया है। सभी आस पड़ोस वाले और रिश्तेदार भी आएंगे, सब लोग आएंगे, आपके बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। तभी विनोद बाबू बोले, अच्छा तो आज मुझे अपने बेटे के जन्मदिन के लिए बुलाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी इज्जत बचाने के लिए तुम लोग बुलाने आए हो। सभी रिश्तेदार आएंगे तो पूछेंगे तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो तुम क्या जवाब दोगे? इसलिए तुम मुझे बुलाने आए हो। अभी के अभी चले जाओ यहाँ से, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तुम लोग कितने स्वार्थी हो गए हो, ज़रूरत पड़ी तो बुलाने आ गए, वरना इतने महीनों से मैं यहाँ वृद्धा आश्रम में हूँ, एक बार भी खबर लेने नहीं आए मैं जी भी रहा हूँ या मर गया हूँ। इतना तो दूर फ़ोन करके भी मेरा हाल चाल पूछने की ज़रूरत नहीं समझी तुम लोगों ने। इतना तक नहीं पूछा कि घर छोड़कर वृद्धा आश्रम क्यों चले गए। आज ज़रूरत पड़ी तो हाथ जोड़कर मुझे लेने आ गए। नहीं, अब से यही मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। ऐसा कहते हुए विनोद बाबू अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी बेटा और बहू दोनों ने आपस में प्लान बनाया कि पिताजी ऐसे नहीं मानेंगे, कुछ तो करना पड़ेगा, तभी हम इन्हें घर लेकर जा सकेंगे और रिश्तेदारों के ताने सुनने से बच सकेंगे। इसलिए दोनों रोनी सूरत लेकर विनोद बाबू के पास गए और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, पिताजी माफ़ कर दो, आपके पोते का जन्मदिन है, क्या आपको अपने पोते की खुशियों में शामिल होने का भी मन नहीं कर रहा है? इतनी बात सुनकर विनोद बाबू का दिल पिघलने लगा। तभी रमन बोला, चलो ना दादू, बहुत मस्ती करेंगे। अपने पोते की बात सुनकर विनोद बाबू खुद को रोक नहीं पा रहे, परंतु दोनों बेटा और बहू की करतूत की वजह से वो घर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन रमन ने कहा तो घर जाने को तैयार हो गए। फिर बोले, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं घर पर चलूँगा और जैसे ही रमन का जन्मदिन हो जाएगा उसके बाद मुझे वृद्धा आश्रम वापस लौटना है और तुम लोग मुझे वृद्धा आश्रम तक छोड़ने आओगे। बेटा बहू इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। रमन का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। सभी रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग बहुत अच्छे से मिलते जुलते हैं। विनोद बाबू के पुराने मित्र भी आज उन्हें बहुत दिनों के बाद मिले, परंतु विनोद बाबू ने किसी से कुछ नहीं कहा और हंसते मुस्कुराते हुए पूरी पार्टी का आनंद उठाया। परंतु उनके मन में कुछ विचार चल रहे थे। वो सोच रहे थे कि कल अपने बेटा बहू को जो सरप्राइज़ मैं देने वाला हूँ उसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब पार्टी खत्म हुई तो बहुत रात हो चुकी थी। उस समय विनोद जी घर ही रुक गए। जब अपने कमरे में सोने गए तो अपनी पत्नी राधा की यादों में खो गए। आप भी ना, 2 रोटी से क्या पेट भरता है, 1 रोटी तो और ले लीजिए, अभी गरम गरम सेक रही हूँ, 1 रोटी और मेरे कहने पर खा लीजिए। आप खाते हैं तो मेरे तन को लगता है। अरे नहीं राधा, मेरा पेट पूरा भर चुका है, और कितना खिलाओगी? अपनी पत्नी को याद करते करते विनोद बाबू सोचने लगे कि एक राधा थी जो मुझे 1 गिलास पानी भी खुद से उठाने नहीं देती थी, और एक उसकी बहू है जिसने मुझे एक एक रोटी के लिए तरसा दिया। छोटे से छोटा काम भी मुझ पर डाल देती थी।
सब्जी लेने से लेकर घर की साफ सफाई तक सारे काम मुझसे करवाती थी। हालांकि मुझे वो काम करने में भी हर्ज नहीं था, परंतु सब करने के बाद भी अगर घर में इज्जत ना मिले तो ऐसी ज़िंदगी किस काम की। अपनी पत्नी की याद में गुम, पता नहीं कब उनकी आंख लग गई। सुबह जब सोकर उठे तो देखा बेटा और बहू दोनों तैयार खड़े थे। जैसे ही वो बाहर आए तो बहू मेनका बोली, पिताजी तैयार हो जाइए, आपको वापस वृद्धा आश्रम में छोड़कर आते हैं। ऐसा कहते हुए मेनका के मन में विचार चल रहे थे कि कहीं पिताजी हमेशा के लिए यहीं रुकने का मन न बना लें, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ देना ही उचित होगा। विनोद बाबू उन्हें देखकर हैरान थे और अपने बेटे बहू की मनसा को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए वो भी जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वृद्धाश्रम में जाने के लिए गाड़ी में बैठने लगते हैं, वो देखते हैं कि उनकी बहू मेनका के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगे कि चलो बेटा, आज तुम्हें जो सरप्राइज दूंगा उसके बाद से तो तुम वृद्धा आश्रम का नाम लेना भी भूल जाओगे। विनोद बाबू ऐसा सोचकर कार में बैठ जाते हैं। एक पल को अपने घर को निहारते हैं, फिर सोचते हैं ठीक है, जहाँ मन को तसल्ली मिले उधर ही रहना चाहिए। यहाँ तो बेटे बहू को मुझे निकालने की बहुत जल्दी है, तो रहकर भी क्या करूँगा, अपना वृद्धा आश्रम ही अच्छा है। थोड़ी देर में जैसे ही वृद्धाश्रम के सामने कार रुकी तो बेटे बहू कार से उतरकर बाहर खड़े हो गए। विनोद बाबू भी कार से निकले और अंदर जाने लगे। जाते जाते रुक गए और पीछे मुड़कर अपने बेटे बहू को आवाज़ लगाई। वो दोनों अपनी कार में बैठने ही लगे थे कि तभी विनोद बाबू की आवाज़ सुनकर रुक गए। विनोद बाबू ने फिर कहा, वापस मत जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना है। उनका बेटा बहू उनके पीछे पीछे चल पड़े। वृद्धाश्रम के प्रांगण में पहुंच विनोद बाबू वहीं काम करने वाले एक व्यक्ति से शकुंतला जी को बुलाने को कहते हैं। शकुंतला जी जैसे ही बाहर आई वैसे ही विनोद बाबू का बेटा उन्हें देखकर दंग रह जाता है और बहू मेनका को तो जैसे काटो तो खून नहीं। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। दौड़कर शकुंतला जी के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? आप यहाँ कब आई और आपने मुझे बताया भी नहीं? परंतु उसकी बातों का शकुंतला जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेनका बोली, मुझे तो यही लगता था कि आप भाई भाभी के साथ बहुत अच्छे से रह रही हो। कल ही मेरी भाभी से बात हुई थी, उन्होंने भी नहीं बताया तुम वृद्धाश्रम में हो। मैं तुम्हारे बारे में भाभी से कितने दिनों से पूछ रही थी कि माँ से बात नहीं हो रही, माँ कहाँ है, एक बार तुम मेरी बात करवा दो। तो भाभी ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, इसलिए मेरी तुमसे बात नहीं हो पाएगी। और मैंने भी मान लिया कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो, लेकिन मुझे क्या पता था कि उस जालिम औरत ने तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है। अपनी बेटी की बात सुन शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, बेटा तुम्हारे भाई भाभी झूठ बोल रहे थे, मुझे 1 महीना पहले ही वृद्धा आश्रम में छोड़कर चले गए थे। लेकिन माँ आप मुझे फ़ोन करके बता भी तो सकती थी, मैं तुरंत यहाँ पहुँच जाती। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के साथ ये सब करने की? इतना कहते हुए मेनका अपनी माँ से लिपट गई। मैं तुम्हें फ़ोन करके कैसे बता सकती थी? जिस दिन मैं वृद्धा आश्रम में आई मैंने तुम्हारे ससुर जी को यहाँ देखा। इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम में और तुम्हारी भाभी में कोई फ़र्क नहीं है। फिर मैं तुम्हें फ़ोन करके तुम्हारे भाई भाभी की करतूत के बारे में क्या बताती? इतना कहते हुए शकुंतला जी ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं हो, इसलिए मुझसे दूर रहो। यदि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाला है तो मेरी बेटी ने भी अपने ससुर को घर से निकाला है, तो कुल मिलाकर मेरी दोनों औलादें ही निकम्मी निकली। अब तो मुझे खुद को तुम्हारी माँ कहने में भी शर्म आती है। एक ने अपनी माँ को घर से निकाल दिया और एक ने अपने ससुर को निकाल दिया। अपनी माँ की बातें सुनकर मेनका का सर शर्म से झुक गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो मैं अपने ससुर के साथ कर रही हूँ वो मेरे माँ बाप के साथ भी हो सकता है। तुम्हारी गलती माफ़ करने के लायक नहीं, फिर भी अगर माफ़ी मांगना ही है तो मुझसे नहीं, अपने ससुर जी से मांगो। अपनी करतूत पर शर्मिंदा हुई मेनका अपने ससुर जी की ओर मुड़ी और उनके पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। तभी मोहित ने भी माफ़ी मांगते हुए कहा, आप दोनों घर चलिए और हमें अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। तो विनोद जी और शकुंतला जी दोनों ने ही घर जाने से मना कर दिया और कहा कि हमें अब अपने बेटे बहू या बेटी के पास नहीं रहना, हम वृद्धा आश्रम में रहकर ही सुखी हैं। दोनों ने लाख मनाने की कोशिश की, परंतु विनोद जी और शकुंतला जी का एक ही जवाब था, एक बार धोखा खा चुके हैं। अब इस उम्र में हमारे शरीर में इतनी जान नहीं बची है कि बार बार अपने बच्चों द्वारा दिए गए धोखे झेल सकें।
इतना कहकर विनोद जी और शकुंतला जी अपने अपने कमरे में चले गए। मेनका और मोहित दुखी मन से अपने घर वापस चले गए। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि पिताजी के कमरे में उनके बिस्तर पर एक कागज़ रखा था जो शायद उनकी जेब में से निकल कर गिर गया था। जब मोहित ने उस कागज़ को खोलकर देखा तो उसमें उसके पिताजी ने एक कविता लिखी हुई थी। अपने पिता द्वारा लिखे कविता को पढ़कर मोहित के दिल पर न जाने कितने तीर एक साथ चुभने जैसा एहसास हुआ। और उधर मेनका अभी तक अपनी माँ की हालत को देखकर उस सदमे से उभर नहीं पाई थी, परंतु आज दोनों के पास पछताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। किसी ने सही कहा है, संतान का अस्तित्व है माता पिता की वजह से और माता पिता वृद्धा आश्रम में हैं संतान की वजह से। तो दोस्तों, कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।